हेलो दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। मैं थोड़ा सा ये शादी ब्याह आ गए थे बीच में, उस वजह से एक वीडियो डालने के बाद मैं थोड़ा लेट हो गया। तो आज अपन शादी ब्याहों से सभी से फ्री होने के बाद में जो अपने नया स्टार्ट किया था 10 मिनट शो, उस 10 मिनट शो में सेकंड क्लास लेने के जा रहा हूँ। और सेकंड क्लास में जो अपना सबसे पहले क्लास ले रहे हैं वो है कालीबंगा सभ्यता। किसकी क्लास ले रहे हैं अपन? कालीबंगा सभ्यता की। हमने एक जो पहले क्लास ले चुके हैं उसमें सभ्यताओं का परिचय पढ़ चुके हैं, कालक्रम का विभाजन पढ़ चुके हैं। अब एक स्थल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, और वो स्थल कौन सा है? कालीबंगा। सबसे पहले कालीबंगा की स्थिति क्या है? तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में कालीबंगा, मतलब अगर कभी कभी राज्य पूछ ले तो राजस्थान। ये तो आप सभी को कंफर्म है ही, क्योंकि राजस्थान पढ़ रहे हैं तो कहाँ स्थित होगा? राजस्थान में। दूसरा, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी। इसी घग्गर का नाम है सरस्वती नदी। इसी सरस्वती या घग्गर नदी का नाम है दृश्यद्वती नदी। इसी नदी का नाम है चौतंग नदी। इसी नदी का नाम क्या है? चौतंग नदी। और इस नदी का उद्गम होता है कालिका की पहाड़ी। एक सेकंड में माफी चाहूंगा, थोड़ा सा अपनी नई व्यवस्था है तो वो थोड़ा सा पेन वैन चलाने में थोड़ा सा हुआ है, क्योंकि पेन थोड़ा बोर्ड से बड़ा निकल जाता है। अब देखिए, हम थोड़ा छोटे छोटों में लिखने की कोशिश करेंगे। कालिका की पहाड़ी, हिमालय से इनका क्या होता है? उद्गम। तो जो सरस्वती नदी है या दृश्यवती नदी है, उसका उद्गम कहाँ से होता है? कालिका की पहाड़ी, हिमालय पर्वत श्रृंखला से उद्गम होता है। और इस जो कालीबंगा सभ्यता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। और जो कालीबंगा है वो पंजाबी भाषा का शब्द है। ये भी आप याद रखना, कभी कभी पूछ ले तो कौन सी भाषा का शब्द है? पंजाबी भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है? पंजाबी भाषा का। उपनाम कौन कौन सी है इसकी कालीबंगा सभ्यता के? तो उपनाम है इसके दीनहीन सभ्यता, निर्धन सभ्यता, कच्ची ईंटों के कारण। इस सभ्यता में जो मकान बनाए गए हैं उन मकानों में कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया है। इस वजह से इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया है? दीनहीन सभ्यता या निर्धन सभ्यता। दशरथ शर्मा जी ने इसको कहा है सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहने वाले कौन से विद्वान है? दशरथ शर्मा। तो पहली राजधानी कौन सी है? तो पहली राजधानी है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, और तीसरी सभ्यता तीसरी राजधानी कौन सी है? कालीबंगा। भारत में तीसरा सबसे बड़ा स्थल है जो कालीबंगा सभ्यता है, वो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल है। नंबर 1 पर आता है राखी गढ़ी, और राखी गढ़ी पंजाब में पड़ता है, और ये धौलावीरा गुजरात में आपकी। और ये नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खोज व उत्खनन, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है, तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। खोज व उत्खनन में सर्वप्रथम इसकी जानकारी देने वाले थे एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी इटली के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? इटली के। और बीकानेर इनकी कर्मस्थली थी। अगर कभी पूछ ले एलपी टेसीटोरी की कर्मस्थली कौन सी है, तो बीकानेर इनकी कर्मस्थली थी। और इन्होंने चारण साहित्य पर सबसे ज़्यादा शोध किया था, सबसे ज़्यादा काम किया था चारणों पे। तो एलपी टेसीटोरी ने सर्वप्रथम कालीबंगा की क्या दी थी? जानकारी दी थी। उसके बाद में खोज अमलानंद घोष जी ने खोज की थी 1952 में। और जो अमलानंद घोष हैं, इन्होंने इस क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन पुरा स्थलों की, 2 दर्जन का मतलब लगभग 24 पुरा स्थलों की खोज की थी। कितने पुरा स्थलों की? 24 पुरा स्थलों की खोज की थी इन्होंने। उसके बाद में उत्खनन करने वाले हैं वीवी लाल और वीके थापर। वीवी लाल का पूरा नाम है ब्रजवासी लाल, और वीके थापर का पूरा नाम है बालकृष्ण थापर। 1961 से लेकर के 69 तक इसका
उत्खनन किया था। अन्य सहयोगी कौन कौन से हैं इनमें? MD खर्रे हैं श्रीवास्तव में, KM श्रीवास्तव हैं, SP जैन है। कांस्य युगीन सभ्यता है ये, और इस सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड कितना डिसाइड किया गया है? ये टाइम पीरियड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो याद रखना आप। मैं थोड़ा सा कौन से ब्लैक कलर से कर दे रहा हूँ, ठीक। ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। C14 पद्धति से इसका टाइम पीरियड निर्धारित किया जाता है। कौन सी पद्धति थी? C14 पद्धति से। C14 पद्धति से इसका टाइम निर्धारित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया दूसरा पुरा स्थल है, और प्रथम कौन सा है? रोपण। यानी भारत में स्वतंत्रता के बाद दूसरा खोजा गया स्थल कौन सा है? कालीबंगा। और पहला कौन सा है? रोपण, जो कि पंजाब में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों में हुआ है। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों में हुआ है? 5 स्थलों में। इन 5 स्तरों में 2 स्थल हैं, वो तो है प्राक हड़प्पा के, और 3 स्थल हैं वो है हड़प्पा समकालीन, हड़प्पा के समकालीन। ये लिख रखा है मैंने बाकायदा। प्रथम 2 स्तर तो प्राक हड़प्पा के, और तीसरा, चौथा और 5वां स्थल हड़प्पा के समकालीन है। अन्य समकालीन सभ्यताएं कोटदीजी और आमरी, ये दोनों पाकिस्तान में पड़ती हैं। ये भी थोड़ा याद रखना, आजकल RPSC का भरोसा नहीं है किस तरह के क्वेश्चन पूछता है RPSC, तो इसलिए ये याद रखना कि कालीबंगा के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं। कालीबंगा के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं? एक तो कोटदीजी है, और दूसरी कौन सी है? आमरी। ये दोनों की दोनों पाकिस्तान में। और हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन के बारे में वो अपन चर्चा करते हैं। नियोजन या वास्तुकला। समकोण पर काटती हुई सड़कें ऑक्सफोर्ड पद्धति में, ये अपन कक्षा 3री क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता है कि यहाँ की सड़कें कैसे काटती हैं? समकोण पे। यहाँ टीले 2 भागों में, दुर्गनुमा और बिना दुर्ग के। यानी टीले जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग पूरे के पूरे जो स्थल हैं वो उनमें 2 टीले मिले हैं, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। जो एक टीला उनमें से दुर्गनुमा है, और दूसरा कौन सा है? गैर दुर्गीकृत, जहाँ जन सामान्य रहते थे। दुर्गनुमा पश्चिमी टीला है, जहाँ पर शासक वर्ग रहता था, और निचला टीला जो पूर्वी टीला है उसमें साधारण जनता रहती थी। पश्चिमी टीले दुर्ग को कालीबंगा 1 कहा जाता है, पूर्वी टीले निचले स्तर को कालीबंगा 2 कहा जाता है, और एक तीसरा टीला भी मिला है जहाँ अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक तीसरा टीला मिला है जिसपे अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दुर्ग का विभागीकरण। विभागीकरण का मतलब है कि जो दुर्ग है उसका विभाजन किस तरह से कर रखा है। तो निचले नगर की किलेबंदी कर रखी है, जो कालीबंगा का निचला यानी पूर्वी टीला है उसकी किलेबंदी कर रखी है, और दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से याद रखने हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कालीबंगा के बारे में सही कथन बताइए, गलत कथन बताइए, तो इसलिए आपको याद रखनी है कि जो दोनों टीले हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, वो दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। दुर्ग क्षेत्र का विभागीकरण, एक भाग निवास है और दूसरा धार्मिक अनुष्ठान है। यानी जो दुर्ग क्षेत्र है, जो पश्चिमी टीला है, उसके 2 भाग कर रखे हैं। एक भाग जहाँ पे शासक वर्ग निवास करता है, और दूसरा भाग है जिसमें वो अपने धार्मिक अनुष्ठान पूरा किया करते थे। मुख्यतः कच्ची ईंटों का प्रयोग किया है, किंतु अलंकृत फर्श का उपयोग किया गया है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। एक सेकंड, ये लाइन आपको हर हालत में याद रहनी चाहिए। यहाँ कालीबंगा में कैसी ईंटों का उपयोग किया गया है? कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया है, किंतु अलंकृत फर्श का उपयोग किया गया है। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है कि अलंकृत फर्शों का अलंकृत फर्श किस सभ्यता की विशेषता है? तो कालीबंगा की विशेषता है।
नेक्स्ट, पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और स्नान घरों में किया गया है। जो पक्की ईंट है, ऐसा नहीं कि पूरी सभ्यता में कच्ची कच्ची हैं, किसी किसी जगह कच्ची ईंटों वो सॉरी पक्की ईंटों का भी उपयोग किया गया है। उन पक्की ईंटों में एक तो नालियाँ हैं, कुओं में और स्नान घरों में, ये 3 जगह जहाँ पानी ज़्यादा मात्रा में रहेगा, जहाँ नालियाँ हैं उनमें पानी ज़्यादा रहेगा, कुओं में पानी ज़्यादा रहेगा और स्नान घरों में पानी की आवश्यकता है। तो इन जगह पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है, क्योंकि कच्ची ईंटें यहाँ पे गल जाएंगी, तो इस वजह से। समानांतर चतुर्भुजाकार की बस्ती की बसावट है, यानी जो बस्ती की बसावट है आजकल ये ऐसे फैक्ट इस वजह से लिखने पड़ते हैं क्योंकि आरपीएससी ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ से खोज खोज के लाती है, तो पूछ लेती है। तो यहाँ पे जो बस्ती है, बस्ती का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार में बस्ती है। ये अपन कक्षा 3 से याद कर ही लेते हैं। दरवाजा मुख्य सड़क पर ना खुल के कहाँ खुलते हैं, गलियों में। चलिए नेक्स्ट, सर्वप्रथम यानी हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से साक्ष्य सर्वप्रथम मिले हैं, कौन कौन से साक्ष्य सर्वप्रथम मिले हैं? देखिए, लकड़ी की नाली के अवशेष मिले हैं, हल से जुते हुए खेत मिले हैं, प्राक हड़प्पा कालीन, विश्व में प्राचीनतम है ये। खेत में ग्रिड पैटर्न का मतलब है, देखिए मैं आपको ये ग्रिड पैटर्न, ये कैसा पैटर्न है, ग्रिड पैटर्न। इस प्रकार के खेत जुते हुए मिले हैं। तो अपने जो इतिहासकार है वो अनुमान लगाते हैं कि एक फसल ऐसे बोई जाती होगी और एक फसल ऐसे बोई जाती होगी। हालांकि अभी भी जब हम खेत वगैरह जुतवाते हैं, आप में से ज़्यादातर लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो उनमें से जब खेत वगैरह जुतवाते हैं तो इसी तरह जुतवाते हैं, ऐसे ही जुतवाते हैं, दोहरे खेत जुतवाते हैं। लेकिन इन्होंने इतिहासकारों ने पता नहीं किस तरह से अनुमान लगाया, तो उन्होंने इसको दोहरी फसल के प्रमाण बता दिया। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ से खेत में ग्रिड पैटर्न जालीदार जुताई के साक्ष्य मिले हैं, और जालीदार जुताई के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से। एक खेत में दोहरी फसल उगाने के प्रमाण इन्हीं को मानते हैं, ये इतिहासकार मानते हैं इसको कि दोहरी फसल एक साथ बोते थे। बाकी अभी भी अपन ग्रिड पैटर्न में ही जुतवाते हैं खेतों को। मुख्य फसल कौन कौन सी है यहाँ की, चना और सरसों। मुख्य फसल कौन कौन सी है, चना और सरसों। कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। कपास की खेती के भी सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से। शल्य चिकित्सा, एक बालक की खोपड़ी में 6 छिद्र मिलते हैं, और एक बालक की खोपड़ी में 6 छिद्र मिलते हैं, उनको मानते हैं इतिहासकार अपने कि ये किसी बालक पर प्रयोग किए गए हैं, शल्य चिकित्सा की गई है, उनकी चिकित्सा की गई है। मस्तिष्क शोध यानी मानसिक कोई बीमारी है उसकी इलाज किया गया है इन छेद करके। संस्कृत साहित्य में वर्णित बहुधान्यदायक क्षेत्र इसी क्षेत्र को माना जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, मेरी तरफ से। अगर आप जैसे मानो जैसे मैं पेपर बना रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो संस्कृत साहित्य में एक नाम मिलता है अपने, जब वेद वगैरह पढ़ते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं, तो संस्कृत साहित्य में बहुत कई बार नाम आता है बहुधान्यदायक। और जो बहुधान्यदायक क्षेत्र है वो क्षेत्र भी कौन सा है अपना, यही कालीबंगा वाला क्षेत्र है। जैसे कि आज के ज़माने में अपन देखें तो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र मान सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको समझाया था। ये देखिए, धार्मिक जीवन, यहाँ से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा भाई, याद रखना ही है आपको। पश्चिमी टीले सिटाडेल, दक्षिण हिस्से में कच्ची ईंटों से बने चबूतरे की श्रृंखला मिली है, जिसमें एक प्लेटफॉर्म पर 7 आयताकार अग्निकुंड एक कतार में मिले हैं। निचले नगर के कई मकानों में वृत्ताकार अग्निकुंड तथा साथ में आयताकार हवन कुंड मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, रीट मुख्य परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अग्निकुंडों का साइज क्या है, आयताकार अग्निकुंड। तो कालीबंगा से कहते कैसे किस आकार के अग्निकुंड मिले हैं,
आयताकार। हालांकि वृत्ताकार भी मिले हैं, लेकिन आयताकारों की संख्या ज़्यादा है, 7 मिले हैं। कितने मिले हैं? 7 मिले हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए। कितने अग्निकुंड मिले हैं? 7 अग्निकुंड मिले हैं। आयताकार मिले हैं। पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीले को क्या बोलते हैं? सिटाडेल बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक कुंड से पशुओं की हड्डियां मिली हैं, यानी जो 7 आयताकार कुंड मिले हैं उनमें से 7 में से किसी एक कुंड में पशुओं की हड्डी मिली है। ये बताता है कि यहाँ पशु बलि दी जाती थी, क्योंकि एक कुंड में पशुओं की हड्डी है, इस वजह से कहते हैं कि यहाँ यज्ञ वगैरह होते थे और उनमें पशुओं की बलियां दी जाती थी। यहाँ से मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिलती, यहाँ से मूर्ति के कोई प्रमाण नहीं मिलते भाई, ये भी आपको याद रखना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता से मूर्ति के कोई प्रमाण नहीं मिलते। टेराकोटा निर्मित लिंग व उससे जुड़ी योनि पीठ के साक्ष्य मिलते हैं। टेराकोटा से निर्मित लिंग व योनि के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। मिट्टी की पट्टियों पर सींग युक्त देवता का अंकन मिलता है, ये आपको याद रखना चाहिए। जो मिट्टी की कुछ पट्टियां मिली हैं यहाँ से, और उन पट्टियों पर सींग युक्त एक देवता है, उसके साक्ष्य मिले हैं। मंदिरों का अभाव है यहाँ पे, और परंतु स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण अपने कालीगंगा से मिले हैं। नेक्स्ट, मोहरें व लिपि। मोहरें व लिपि। मोहरें, बेलनाकार मोहरें मिली हैं यहाँ से, और जो बेलनाकार मोहरें, ये देखिए, ये बेलनाकार मोहरें, बेलनाकार मोहरें पश्चिमी एशिया या मेसोपोटामिया से समानता रखती हैं। एक मोहर पर नारी व व्याघ्र का अंकन है। सिंध क्षेत्र के बाहर एकमात्र व्याघ्र अंकन मोहर मिलती है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही चाहिए कि सिंध क्षेत्र में तो खूब सारी मोहरें मिलती हैं व्याघ्र के अंकन वाली, किंतु सिंध क्षेत्र के अलावा कहीं अगर व्याघ्र अंकन यानी वाघ के अंकन वाली कोई मोहर मिलती है तो वो कहाँ मिलती है? कालीगंगा में। ये भी आपको याद रखना चाहिए। लिपि, दाएं से बाएं, यानी दाएं से बाएं, देखिए यहाँ से इस तरह, इस प्रकार लिखी जाती है। फिर जब ये लाइन कंप्लीट होगी तो फिर इस तरह लिखी जाती है, फिर इस तरह, उसके बाद में इस तरह, यानी यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर ये लाइन यहाँ ख़त्म होगी, फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे स्टार्ट होगी, इस प्रकार चलेगी। इस प्रकार एक क्या बनता है? ये सांप, इस तरह सांप चलता है तो इसे सर्पिलाकार लिपि बोलते हैं। जब गाय चलते हुए टॉयलेट करती है तो वो भी कुछ इसी तरह गिराती है टॉयलेट, तो इसलिए इसे गौमूत्री लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौमूत्री लिपि भी कहा जाता है। इसे कीलाक्षर लिपि भी कहा जाता है, और इसका जो वैज्ञानिकों ने नाम दिया है, जो पुरातत्वविदों ने नाम दिया है, वो नाम है बुस्टोफेदम लिपि। वो क्या नाम है? बुस्टोफेदम। बुस्टोफेदम लिपि और अपठित लिपि है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। चलिए नेक्स्ट, जल निकासी। व्यवस्थित जल निकासी का अभाव है यहाँ पे। व्यवस्थित जल निकासी का अभाव है, और लकड़ी की नाली के अवशेष प्रमाण मिले हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लकड़ी के नाली के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? कालीगंगा से। अन्य महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से? उपकरण हैं, जैसे ऊंट की अस्थि मिली है, तांबे के परशु मिले हैं, तांबे की आक्रामक मुद्रा वाली वृषभ की मूर्ति मिली है, कांसे का दर्पण मिला है, हाथी दांत का कंगा मिला है, तंदूर जैसे चूल्हे मिले हैं, पत्थर के बांट मिले हैं, सिलवट्टे मिले हैं, पैर से चलित चक्की, खिलौना गाड़ी और तथा छेद किए हुए किवाड़ मिले हैं। चूड़ियाँ, शंख, पक्की मिट्टी की सैल खड़ी की चूड़ियाँ मिली हैं। यह चूड़ी निर्माण का बड़ा केंद्र था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। राजस्थान में चूड़ी निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र या मुख्य केंद्र कौन सा है?
कालीबंगा है। मृदभांड, लाल व गुलाबी रंग के चाक पर निर्मित बर्तन मिले हैं। कैसे चाक पर निर्मित होते थे? लाल व गुलाबी रंग का चाक है, और यहाँ से जो बर्तन मिलते हैं, ये दोनों चीज़ों में अंतर है। बहुत ज़्यादा आपको डीप अध्ययन करोगे तो याद रखना पड़ेगा। जो चाक है, उस चाक का रंग तो कैसा है? लाल व गुलाबी। और यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं, उन मृदभांडों का रंग कैसा है? काला व सफ़ेद। तो काले व सफ़ेद रंग के मृदभांड कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। और प्राक हड़प्पाकालीन जो यहाँ पे मृदभांड मिले हैं, उन मृदभांडों को क्या कहा जाता है? सोथी मृदभांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोथी मृदभांड कहा जाता है। और आप मुझे कमेंट करोगे कि सोथी सभ्यता राजस्थान में कहाँ स्थित है? क्या कमेंट करोगे? सोथी सभ्यता राजस्थान में कहाँ स्थित है, ये आप मुझे कमेंट करोगे। सवाधान किस प्रकार के होते थे यहाँ पे? तो सवाधान बस्ती के दक्षिण में कब्रिस्तान है। ये आजकल दिशाओं का थोड़ा क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। जो बस्ती है, बस्ती का मतलब है पूर्वी टीला। जो पूर्वी टीला है, उसके दक्षिण भाग में कब्रिस्तान है। कौन सी दिशा में? दक्षिण भाग में कब्रिस्तान है। और 3 प्रकार की समाधियां हैं मिली हैं: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। कलश समाधान, दाह संस्कार को क्या बोलते हैं? कलश समाधान। ये कलश समाधान अब अभी भी करते हैं। जैसे अपना दाह संस्कार कर देते हैं, और दाह संस्कार करने के बाद में उनके जो फूल चुनते हैं, जैसे नाखून के जो उंगलियों में से हड्डी लेते हैं, और जो भी मतलब अभी अपने बुजुर्गों को पता होगा, मैं कुछ बोल दूंगा तो फिर वो धार्मिक विवाद हो जाएगा। लेकिन अपने हिंदू धर्म में, हिंदू धार्मिक परंपराओं में फूल चुने जाते हैं। अब ये अपने बुजुर्गों को ज़्यादा पता होगा कि कौन कौन से फूल चुनते हैं। उंगलियों में से कुछ तो चुनते हैं, कुछ पैरों के साइड से, और कुछ शायद मुझे एग्जैक्ट पक्का पता नहीं, लेकिन सर के आसपास थे कुछ, मतलब खोपड़ी में से, अपने में से कुछ लेते हैं, उनको लेकर के और गंगा नदी में कलश में लेकर के अपन उनको विसर्जित करने जाते हैं। इसी को बोलते हैं कलश समाधान। यहाँ से एक युगल समाधि के अवशेष भी मिले हैं। प्रतीकात्मक समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। कब्रों से मृदभांड, कांस्य दर्पण और अंत्येष्टि सामग्री मिली है। यानी जो कब्र हैं, उन कब्रों की जब खुदाई की गई तो उनमें से कांसे के बर्तन मिले, दर्पण मिले, और अंत्येष्टि को मतलब होता है दाह संस्कार। दाह संस्कार करने वाले जो सामग्री हैं, उपकरण हैं, वो सारे यहाँ से मिले। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये अपना लास्ट है, कालीबंगा कंप्लीट हो जाएगा। ये बड़ी सभ्यता थी। उसके बाद में अपन आगे छोटी छोटी, जैसे आहड़ हो गई, गणेश्वर हो गई और बैराट हो गई, इनको कल और परसों में अपन कंप्लीट कर लेंगे। पशुपालन, यहाँ से ऊँट की अस्थियाँ मिली हैं। ये आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में ऊँट की अस्थियाँ कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। और पालतू कुत्ता भी, इनका जो पालतू पशु था वो कौन है? कुत्ता। पतन के कारण, सभ्यता का पतन संभवतः घग्गर नदी में सूख जाने के कारण हुआ था। घग्गर नदी में बाढ़, सूखा पड़ गया, पानी नहीं आया, तो इस सभ्यता का क्या हो गया? विनाश हो गया। और ये अपनी कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब की गई है? 1985-86 ईस्वी में। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब की गई है? 1985-86 में। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और इसी तरह मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरा 100% है कालीबंगा का, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रिवीजन की दृष्टि से ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आप लोगों के लिए। और जब भी आपको रिवीजन की ज़रूरत दिखेगी किसी टॉपिक की, तो उस लिए आपको ये चैनल बहुत याद आएगा। मैं हर एक टॉपिक राजस्थान का, अभी राजस्थान की हिस्ट्री अपन ने स्टार्ट की है, तो राजस्थान की हिस्ट्री, उसके बाद में राजस्थान के कल्चर, राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, और ये चारों चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में अपन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इस तरह से अपन टॉपिक वाइज टॉपिक, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, छोटी छोटी वीडियो, छोटे छोटे टॉपिक, और इस तरह उनको कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको जिस टॉपिक का रिवीजन करना है उसी टॉपिक को आप क्लिक कर सको। आपको ज़्यादा वीडियो नहीं देखनी पड़े। आपको रिवीजन तो खूब सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन आपको किसी एक टॉपिक का रिवीजन करने के लिए आपको आगे वाली चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, पीछे वाली चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे आपको मान लीजिए कालीबंगा का रिवीजन करना है, तो आप कहीं और सभ्यताओं की वीडियो देखने जाओगे, तो कालीबंगा सभ्यता के जो पहले वाला, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो डाल रखी है, वो भी आपको देखनी पड़ती। और कालीबंगा के
बाद में जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसमें भी आपको टाइम लगाना पड़ेगा, वो भी देखना पड़ेगा, चाहे उसको आपके रिवीजन की आवश्यकता है या नहीं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैंने अपनी एक पहल स्टार्ट की है, इसमें हम एक-एक टॉपिक ही डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा टॉपिक रिवीजन की आवश्यकता है, तो आप दूसरे वीडियो लगा सकते हैं। अगर आपको एक ही टॉपिक का रिवीजन करना है, तो आप उसको बंद भी कर सकते हो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में। तो चलिए, वीडियो को थोड़ा शेयर वगैरह करना, जिससे कि अपन को सपोर्ट मिले। अपना नया चैनल है, नई पहल है, तो सपोर्ट करो। आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए, थैंक यू।